वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोटी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको हम वर्ग दसम का जो है वर्णिका हिंदी, उससे जो पहला जो कहानी है दही वाली मगम्मा, उसका संपूर्ण कहानी आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह जो वीडियो जो बनाया गया है आपके ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप देख लेते हैं, अच्छी तरह से आप सुन लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा ये वर्णिका का, दही वाली मगम्मा का, तो आसानी से आप बिना रटे आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, दही वाली मगम्मा कहानी में क्या किसका वर्णन है उसी के बारे में आज डिस्कस हम करने वाले हैं। तो मगम्मा जो है एक महिला है और उसकी एक बहू है जिसका नाम नजम्मा होता है, और उसका बेटा और उसका एक पोता भी होता है। उसी का इसमें एक कहानी के माध्यम से आपको इंगित करता है कि समाज में ऐसी दशा जो है प्रत्येक स्त्री के साथ होती है। वही चरित्र चित्रण इसमें मगम्मा के बारे में भी प्रस्तुत किया गया है। तो मेरा चैनल का नाम है ज्ञान सागर 40, और इसी चैनल के माध्यम से आपको वर्ग दसम और 12 का जितने भी और आर्ट्स स्ट्रीम का जो भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम चैनल पर देते रहेंगे, और आप लोग इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिएगा। तो चलते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, चले हम आगे की ओर। दही वाली मगम्मा, लेखक का नाम श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा के लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास है। श्रीनिवास का जन्म जो हुआ है कर्नाटक में हुआ है, कोलार 6 जून 1891 में हुआ है, और इनका निधन जो हुआ है 6 जून 1986 को इनका निधन हुआ था। श्रीनिवास जी जो हैं इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्वेश्चन हो सकता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और इनका हिंदी में जो अनुवाद किया है उसका नाम है B.R. नारायण। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था B.R. नारायण। यह जो है प्रस्तुत जो कहानी है, यह जो कहानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है, प्रस्तुत जो कहानी है दही वाली मगम्मा भावना प्रधान कहानी है। इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन कहने का मतलब है कि एक दिन बहू भी सास बनती है, वो नहीं समझ पाती है कि सास को अगर हम किसी प्रकार का कोई तकलीफ दुख देते हैं तो हमें भी कोई भी ऐसा हमारे घर भी बहू बन के आएगी जो हमको तकलीफ और दुख देने का काम करेगी। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। कहानी का आरंभ दही वाली मगम्मा के दही बेचने से होता है। वो जो मगम्मा होती है वो दही बेचने के लिए बंगलोर शहर जाती है। तो कहानी अब स्टार्ट करते हैं, कहानी यहीं से शुरुआत है। इसके अलावे श्रीनिवास का जो पूरा व्यक्तित्व जो परिचय किताब में दिया गया है वो दिया हुआ है कि श्रीनिवास जो हैं, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। 6 जून 1891 में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका, 1986 में मर चुके हैं। देहावसान का मतलब निधन हो चुका है। ये कन्नड़ साहित्य के सबसे अधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी पुरस्कारों को इन्होंने कहानी लिखा, और उस कहानी का नाम था सन्ना कथे गुल्लू। इस कहानी पर उनको 1968 में एक पुरस्कार दिया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यह छापा गया किताब है। ये कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। इसके पहले भी हमने इंट्रोडक्शन दे चुका है। उसके बाद यहाँ से कहानी का स्टार्ट है कि मगम्मा जो है, मगम्मा दही बेचने के लिए जाती है। मगम्मा जो है बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बारी का मतलब होता है महीनवारी। बंगलोर की तरह दूसरे शहरों में भी रोज जाकर अपनी दही देना, महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं।
यानी बंगलोर में महीनवारी, जैसे हम लोग के यहाँ महीनवारी होता है, ठीक उसी प्रकार बंगलोर में 1 महीना सामान देने के बाद जो पैसा लेता है उसको कहते हैं हम लोग बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है, यानी बंगलोर में इस प्रकार का कोई, यानी शहर क्षेत्र में इस प्रकार का बारी का कोई रिवाज नहीं होता है। यानी प्रत्येक दिन वो पैसा देने का काम करता है, जो भी सामान लेता है वो प्रत्येक दिन देने का काम करता है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है, यानी मगम्मा जब जाती थी, ये वहाँ एक महिला से उसका भेंट होता है और उसके यहाँ जाती है, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती थी। यानी हमारे घर आती थी मगम्मा तो कहती थी कि बहुत बढ़िया दही है माँ जी, दही लोगी माँ जी। बार बार आने क्रम जाने क्रम भी वही रास्ता था और आने क्रम भी वही रास्ता था, जाने आने का रास्ता वही था और उसी रास्ते से वो आती थी और जाती थी। और हमेशा माँ जी, जो जिस महिला से उससे मुलाकात हुई थी, हमेशा माँ जी कहकर उसे संबोधित करती थी। हमें आवश्यकता होती दही तो हम ले लेते थे, उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते थे, यानी जिस रेट से वो बेचती थी उसी रेट से हम पैसे उसको दे देते थे और अगले दिन भी चुका देते थे। ये हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है, उसके गांव का नाम वेंकटपुर है। उस महिला का जो गांव का नाम था उसका नाम क्या था? वेंकटपुर। यह कुछ ऐसा ही था, मान लीजिए वेंकटपुर ही था। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था और जाते समय भी हमारी तरफ से ही जाना होता था। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह से बात करती हूँ, यानी जब भी वो आती है, जब भी जाती थी, हमेशा उस महिला से, यानी माँ जी जिसको कहती थी, उससे हमेशा बातचीत किया करती थी और अपने सुख दुख हमेशा उसे बांटने का काम करती थी और उनसे भी सुख दुख वो पूछा करती थी। नेक्स्ट है इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया कर। हमने पहले भी चर्चा कर दिया कि मगम्मा जब आती थी तो वो उनका घर हमेशा जाती थी, आने वक्त भी वो घर जाती थी। उसके बाद आंगन में बैठती थी और कुछ देर बैठने के बाद सबसे बातें करती थी। हमारे घर में जो भी सदस्य होते थे उससे भी बातचीत किया करती थी। मैंने दिल का एकदम साफ महिला थी, किसी प्रकार उसके अंदर छल कपट नाम का चीज नहीं था। वो पान सुपारी खाती थी। वो क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। अन्ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गाँव जाती थी और उसके पास जब खत्म हो जाता था तो माँ जी को मांग लेती थी कि माँ जी थोड़ा है आपके पास पान सुपारी दीजिए, हम खाएंगे। तो खा लेती थी और खाने के बाद वहाँ से चल जाती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती थी। यानी जब इनके पास समय होता था दोनों के बीच में, जिसको गलबात कहते हैं, यानी ये दोनों के बीच में खूब होता था, यानी कहने का मतलब बीच बात विचार होता था, अपने सुख दुख को उसके पास वो बांटने का काम करता था। ये भी कुछ कुछ थोड़ा बता देती थी, मुझसे भी सुख दुख पूछती थी, क्या हाल है माँ जी बताइए अपने बारे में भी, हम तो जो था बता ही दिए। मुझे भला क्या सुनाती, वो यही कहती थी, जानते हैं माँ जी, बिल्ली जो था दूध पी लिया, चूहा ने कुमड़े में छेद कर दिया, तब वो दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह कहानी यह कहती इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझसे और उसमें बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी दोनों के प्रति दोनों एक दूसरे से इतना संबंध बना चुकी थी कि अपने दिल की बात मगम्मा और माँ जी को बोलने का काम करती थी। उसके बाद कई 1 महीना पहले की बात है, मगम्मा ने सब सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी, चिल्लाई, बाहर से ही बोल रही थी। तो मैं भीतर कुछ कर रही थी, यानी माँ जी कुछ भीतर में कर रही थी, तो उसका बेटा जो था वो बोला हाँ लूँगा, और आया मगम्मा के पास आया और बोला कि हाथ आगे किया, बोला दो दही। हाथ में ही जैसे ही हाथ फैलाया तो मगम्मा भी उसी तरह थी, अपनी मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा वाला दही निकाली और उसके दही उसके हथेली पर डाल दिया था और बोली जरा जाकर माँ जी को भेजो, जल्दी से भेजो, मुझे आगे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली माँ जी आपका बेटा तो सोना जैसा बेटा है माँ जी, गजब है माँ जी, जिस प्रकार के आपके अंदर गुण है वैसे ही उसमें गुण है माँ जी, आपने सोना जैसा बेटा पैदा किया है माँ जी। पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, जब वो बड़ा होता है तो वो बीवी का गुलाम बन जाता है। इसलिए अभी तो ठीक है, लेकिन शादी विवाह होने के बाद वो उसका नेचर बदल जाता है माँ जी, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता फिरते पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया, कोई बात हुआ क्या जो इस तरह की बातें तुम कर रही हो?
बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी है क्या? तो ये बोलती है, वो फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांगड़े लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था, मैं तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग, यानी मगम्मा का जो पति था वह मनचलन था। कहने का मतलब है वह दूसरी स्त्री के प्रति दीवाना हो गया था और अपनी पत्नी को अच्छा से देखता नहीं था, सही रूप से उसका जो पाल, कहने का मतलब है कि उसको जो होना चाहिए धोती यानी साड़ी वगैरह, जो जो उसका पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, उसको कभी अच्छी तरह से उसको किया ही नहीं था। इसलिए वो अपने पति को नकारती है। कहने का मतलब यानी वो विधवा हो चुकी है, उसका पति दुनिया में नहीं रहा है। जो भी हो समझता रहा, मेरा घर है, मेरा घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही। घरवाला तो है, सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। मैंने इस दुनिया में हम तो दही बेच रहे हैं माँ जी, नहीं, मेरा पति इस दुनिया में अब नहीं रहा। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद आपको यह बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा माँ जी, घरवाला जब घर आए, यानी आपका पति जब घर आवे हैं, तब अच्छी अच्छी साड़ी पहनिएगा और घुमा कीजिएगा, क्योंकि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है माँ जी। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन कर घुमा कीजिएगा, फूल लगाइएगा, इत्र लगाइएगा, आदि लगा कर उसके मन को बस में करिएगा माँ जी। आपने जो साड़ी पहन रखी है ना माँ जी, काम धंधा के लिए ठीक है, लेकिन जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है, लेकिन शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनिएगा। और मुझे इस बात को सुनकर माँ जी को थोड़ा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह गई। बात सही है कि पुरुष जो होता है वो किसी और के अट्रैक्ट में चला गया तो अपनी पत्नी को भी भूल जाता है। इस प्रकार से मगम्मा अपने दिल की बात को माँ जी को कहने का काम करती है। साथ ही यह दुख भी हुआ, उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आना सच है, तुम जो बोल रही हो मगम्मा एकदम 16 आना सच है। हम क्या, पूरी दुनिया को इसी तरह करनी चाहिए। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर कराना चाहिए, उसे 3-4 गुर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका कर दो, अपने मर्द के ऊपर क्या कर दो, टोना टोटका कर दो, तो तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा। जड़ी बूटी खिला दो, तुम्हारे पीछे घूमते रहे। अरे कहावत है, दवा करने से मसान भी जागता है। ऐसे लोगों को बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर और उसको अच्छा सा व्यंजन बना बना के दीजिएगा माँ जी, तभी वो रहता है। नहीं तो अनेक प्रकार का व्यंजन खिलाइए, तभी वो आपके प्रति अट्रैक्ट रहेगा। आंखों को तृप्त करने वाली अच्छी तरह से कपड़ा लता पहन कर ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हंस कर बातें, और अगर पत्नी कभी दुखी रहे तो हंस कर बात करना चाहिए। इस प्रकार से अगर मर्द को घर में रखना हो, उसको अच्छा से दिखावा करना हो, कहने का मतलब है वो किसी के प्रति भाग न जाए, किसी के प्रति अटैक न हो जाए, उसको अच्छी अच्छी खाना पीना, अच्छा पहनावा, उसको अच्छा से आभूषण पहन ओढ़ कर उसके सामने होना चाहिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, और घर के लिए कुछ चाहिए कोई भी सामान तो अधिक से अधिक मंगवा लीजिएगा, कि बार बार उसको मत बोलिएगा कि ला दीजिए, इससे भी वो चिढ़ जाता है। और पैसा जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उससे भी थमा देना चाहिए। अगर कभी कभी आप भी पैसा उसको दे दीजिएगा अपनी पति को, तो वो बहुत खुश हो जाएगा माँ जी। ये बड़े बड़े टोने टोटके हैं। घरवाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। बात सही है, ये गलत नहीं है। मुझे मगम्मा की बात को सुनकर चमत्कार तो आश्चर्य हुआ, 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। ठीक है मगम्मा, जाओ, बहुत बात मुझसे हो गई, नेक्स्ट फिर जाना, दूसरे दिन आओ, फिर हम बात करते हैं। उसके बाद वो मगम्मा वहाँ से चली गई। उसके बाद कोई 15 दिन पहले की बात है, जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वो बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसा क्यों, क्या हो गया? वो बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किस्मत की जरूरत ही नहीं है। यह कहा तो उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे, पूरा रो रही थी। रोने के बाद अपना आंचल से आंसू पोंछी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटे, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू ने किसी बात पर पोता को खूब पिटा था। एक दिन मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, और नजम्मा जो था वो अपना बेटा को पीट रहा था। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस बेटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? छोटा सा बच्चा नन्हा है, इसको क्यों तुम पीट रही है, राक्षसनी कहेगी? तो ये मगम्मा ने अपनी बहू को राक्षसनी कह दिया था, राक्षसी कह के संबोधित कर दिया था। इसलिए बहू को थोड़ा ठेस लगा, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, तू में हो गया।
तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई, पूरा रामायण हुआ। तब मैंने उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, मैं तुम्हारे मुखिया हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो उसे, मेरा बेटा आने दो, तब उसको बताते हैं, बोलते हैं, तब तुमको समझाया। वो महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख बेटा भैया, इससे बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा है। अब मैंने मना किया, मुझे भी चार सुनाती है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। लेकिन बेटा भी क्या है, बेटा भी बहू के बात में ही आ जाता है और माँ को अलग कर देता है। इस प्रकार से कहानी आगे की ओर चलता है। इस पर वो बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? मेरा बेटा है, मेरा मन, वो गलत करेगा तो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे उसको? तुमने जैसे उन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने इसे पैदा किया है। अरे तुम अपने बेटे पर अधिकार जताती हो तो मैं भी अपने बेटे पर अधिकार जताती हूँ। बात सही है, बात इसमें कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी वो माँ जी उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब दे देती है, मुझे कहे तो क्या कर सकती है? इस पर वो बोला, हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है, उससे तुमको क्या दिक्कत है? अगर तुमको दंड देना है तो मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू कर दिया क्या रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेर दिया क्या रे? जो उसी के बात पर तुम रहता है, वो बच्चे को पीटे तो ठीक है, अब मुझे गाली दे तो भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम बीबी का गुलाम है तो जाओ, बीबी का तुम गुलाम रहो। उसके बाद कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो क्या तुम माँ को बाहर से निकाल देगा? इस पर वो बोला, क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो ऐसा संभव नहीं है। उस बेचारी को आज सहारा कौन देगा? मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कर दिया, उसका बेटा ने, मगमा का बेटा ने साफ कर दिया कि तुम्हारी मर्जी माँ, अगर तुम अलग ही रहना चाहती हो तो तुमको मैं नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें झगड़ों से तंग, मैं आप दोनों के झगड़ा से तंग हो चुका हूँ माँ, इसलिए अगर तुम चाहती हो अलग ही रहना तो तुम अलग रह सकती हो। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, जाओ ठीक है। उसके बाद मगमा जो है दोपहर से अलग हो जाती है। आज आज दोपहर से वो अलग हो जाती है, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली जा, उसके बाद दही बेचने के लिए मगमा चली जाती है। नहीं, मगमा कब से अलग हुई याद रखिएगा, मगमा जो है अपने बेटे से दोपहर से अलग हो गया था। कब से अलग हो गया था? दोपहर से अलग। मैंने दही लेकर उससे पैसे दिए, कहा जाने दो मगमा, घर जाओ ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाए। उसके माँ जी उसको समझाती है, समझाने के बाद वहाँ से वो विदा कर देती है। फिर अगले दिन की बात है, अगले दिन कौन सी घटना घटती है वो देखिए। अगले दिन की बात है, मगमा आई तो पिछले दिन बहुत दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया क्या? बोला नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वो निपटने देगी राक्षसनिया तब है, वो निपटते तो नहीं देती है। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन अलग कर दिया माँ जी, क्या बोले, ये कुटले में रागी रख दिया था, इसमें चावल रख दिया, थोड़ा सा नमक रख दिया, मिर्चा रख दिया, मसाला तेल अलग रख दिया, और खुद खा ली, अपने पति को खिलाई, आप पाँव पसार कर बैठी थी, यह पलंग तोड़ रही थी और हमारा ये सब अलग रख दी थी। जय बूढ़ी, आपने से बनाया वो को मतलब नहीं। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कभी नहीं पड़ने वाला है। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाया, हिट्टू बनाकर खाया, खिचड़ी बनाया। हिट्टू वही होता है, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं क्यों जबरदस्ती करूँ? ठीक है माँ जी, शादी के बाद वो तो परिवर्तन हो गया है, वो अपने पत्नी को ज़्यादा ध्यान देता है, हम पर ज़्यादा ध्यान देवे करता है, जो हम बोलते हैं उस बात को मानवे करता है। अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने चल जाती थी, या अपने पोते को दही देती थी और दही देने के बाद वो बेचने के लिए चल जाती थी। आज ठीक उसी समय वह उसके बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ उसकी यह चाल है, मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ, इतनी छोटी सी बात की कैसे रामायण बनाती जा रही। बस क्या हुआ था, थोड़ा सा पोता को पीटा था, हमने दो बात बोला, इसी को वो रामायण और महाभारत गढ़ना शुरू कर दी एक छोटी सी बात के लिए। मैं इससे कुछ कर नहीं सकती थी, इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। उसके बाद मगम्मा को मैंने विदा किया, बाद में एक दिन मैंने वो बात उठाई नहीं, उसके बारे उसके घर के बारे में मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी।
एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल का ब्लाउज जो पहनती है वो कितने गज की है। मखमल की ब्लाउज पहनती थी जी जो महिला उससे मिली थी तो बड़ी थोड़ा बड़े घराने की थी। तो मैंने पूछा क्यों रे मगम्मा। तो वो बोली इतने दिन तो बेटा पोता के लिए पैसा जमा जमा करके रख रहे थे, अब भला क्या करेंगे रख के, अब आराम से पैसा को उड़ाएंगे। एक मखमल का ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मगम्मा, यानी ये ब्लाउज हम जो खरीदे हैं मखमल वाला ब्लाउज वो कितना आएगा 7 से 8 रुपये। तो वो तुरंत क्या करती है दर्जी के यहाँ जाती है, कपड़ा लेती है और वहीं वो सिलने के लिए दे देती है। दूसरे दिन पहन कर आई, इससे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार। और दूसरे दिन जब आई मखमल का ब्लाउज पहने पूरा एकदम जेवर गहना पहन कर एकदम और अच्छा सा धोती पहन कर देखो देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होता, जब मेरा पति था तो साड़ी का नसीब नहीं था और आज देखिए मेरा श्रृंगार। वह तो किसी के पीछे लगा था और मेरा पति जो था किसी दूसरे महिला के पीछे लगा था। क्या करते माँ जी मेरा नसीब में उस समय कुछ नहीं था, अब मेरे नसीब में है इसलिए मैं भी मखमल का ब्लाउज सबके सामने पहन रहा हूँ। मैंने बेटे के लिए पैसा जोड़ा, अब लड़का ऐसा हो गया अब कैसा मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम ऐसा लगा था, वो अपना संतुलन खो गई थी, इसलिए वो बेटा से अलग जो हुई थी इस कारण से। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है कि वो अपने आप को सबको भूलने लगता है और अपना पैसा खुद वो उड़ाना शुरू कर देता है। मैंने कुछ न कहा, वो सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़े, क्योंकि मखमल का ब्लाउज थोड़ा 7-8 रुपया देखने में अच्छा लगा था। और जो माँ जी इसको कहती थी मगम्मा, वो सोच रही थी कि कहीं न कहीं किसी से लड़ जाएगी। उसने गांव का एक लड़का बंगलोर में पढ़ रहा था, वो फिरंगी की तरह था, अंग्रेज की तरह था, पढ़ा लिखा था जैसे की तरह, जरा नफासत से कॉलर लगाया था, टाई लगाता पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा क्या बात है अम्मा एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मगम्मा ने कहा क्या रे लड़का तू क्या बड़बड़ बड़बड़ करता है रे, तू गलवा में जो लगेले है टाइयो फांसिया लगे लगाया घूम रहा है का रे, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में खूब तो तुम्हें हुआ। पास में 4 लोग खड़े इस बात को सुनकर हंस रहे थे। नेक्स्ट अगले दिन मगम्मा की बात फिर आई सामने। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी। अब यहाँ बहू और मगम्मा दोनों में झगड़ा होता है। जब साथ साथ में थी तो वो जैकेट कहियो हमको मखमल ने सिला के दिया था और आज देखो नया हो गया, नया अलग अलग हो गया था, एगो नया नया मखमल वाला जैकेट पहनती है, अलग हो गई तो मखमल की जैकेट पहनने लगी। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल दिया, कड़ा दिया, झुमकी दिया, कान का जंजीर दिया, कंठी दिया, तगड़ी दिया, सब दिया था। बाद में भी साल के साल कुछ न कुछ गहना बना देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 2 बार तो चुप रही, बाद में वो अपने को रोक न पाई। एक दिन की बात है, रात को जाकर बेटे से कह दिया कि तेरी घरवाली जो है देखो ना हम ब्लाउज सिलवाए हैं तो बड़ी बड़ी हमसे ताना मारती है, बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताना कसती है, कहती है कि उसे कुछ नहीं दिया। अरे कैसे कुछ नहीं दिया था, कर्णफूल दिया था, कर्ण दिया था, कड़ा दिया था, झुमकी दिया था, पदक दिया था, ये सब तो दिए थे उसको शादी में। बहू उसके बाद बहू ने पति को बोलने का मौका नहीं दिया, बहू ने पति को बोलने का मौका नहीं दिया और वही खुद बोलना शुरू करे। अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है, यानी इसका आप तो रहा ससुर नहीं था उसका कहने का मतलब, बुढ़िया का पति नहीं है। ये बुढ़िया देखिए ना अब कितना शौकीन हो गई, अब कर्णफूल पहनेगी, तगड़ी पहनेगी, ले जाओ पहन लो हम अपना भी देते हैं, जाओ तुम पहनो आराम से रहो। बेटे पति ने उससे कहा क्यों रे तू बकवास की जा रही है। फिर माँ बोला माँ मैं तुम लोग को झगड़ा पसंद नहीं करता, माँ तुम बेकार लड़ रही हो, हम ये झगड़ा पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर लो, एक काम करो जो तुम शादी में दी है मेरी बहू को, मेरे पत्नी को, चाहो तो तुम वो जेवर ले सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है। मगम्मा बोली माँ जी रास्ता चलने वाले इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहा तो उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब यह जन्म किस लिए है, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला बस एक ही बात था कि अपने पोते को वो पीट रही थी जिसके कारण वो मना की थी, इसी कारण से बात का बतंगड़ बन गया। यह सब क्या हो रहा है, बाद में मुझे समझ में आई जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। हर एक घर हर एक समाज में ऐसा देखने को मिलता है।
जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बातें भी बड़ी होने जाती है, यानी तो बात का बतंगड़ बनाना, बेकार के झगड़े उठ खड़े हो जाते हैं। उससे संबंधित सभी लोग को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। फिर आगे क्या होता है कहानी में, कुछ दिन के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर। कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, काम करो माँ जी, मेरे पास पैसा है, वो पैसा को बैंक में रखवा दीजिए ना। यानी जबकि उसका कोई नहीं है, उसका बेटा पुता को छोड़कर दूसरे को पैसा वो देना चाह रही। उन पर कई लोगों की आंखें लगी। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, वो बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गांव का एक रंगम्पा नाम का व्यक्ति है, वो कभी कभी जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन है, बदमाश है। मैं तब से दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों रे मगम्मा अच्छी तो हो ना। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा है, जो है तुम्हें पता नहीं है क्या। वो बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़के की जवान का क्या ठिकाना है, हमारी उम्र के लोग को भी तो बस देखते ही रहना पड़ता है और कर भी क्या सकते। वह वैसे ही साथ चला गया। रास्ते में अमराई का कुआं मिलता था, एकदम शांत जगह, कोई आता जाता नहीं था जल्दी। तो अमराई के कुआं के पास ही रगप्पा मिला था और मगम्मा को डर भी लग रहा था कहीं मेरा पैसा ये रगप्पा छीन न ले। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं ये क्या कर डाले। आंटी में पैसा था, उसका बटुआ में पैसा था, कहीं इसी के लिए पीछे नहीं आए, लगता है कि हमारा पैसे देख लिया क्या, इसलिए पीछे पीछे आ रहे। वही बोला, जरा चूना दोगी, क्या मांगा, रगप्पा पहले क्या मांगा, चूना, याद रखिएगा क्या मांगा, चूना। मैंने दे दिया और वो लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, और जब उधर से हम आ रहे थे तब वहीं मिला। उसको पता था कि कब ये बुढ़िया जाती है कब ये आती है। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ। फिर दोबारा बोला, मगम्मा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा मुझे कर दोगी। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूँ, जब हम रागी होगा, जब मेरा अनाज होगा तब हम बेचेंगे तुमको दे देंगे। मैं बोला, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तब कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। तुम घर में पैसा जो गाड़ के रख ले वो बेकार, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं कर तुमसे नहीं मांगता, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं कर नहीं मांगता मगम्मा। यहाँ तो तुम अलग अलग रह रही हो, पैसा कमाते तुम्हारे पास ही है, किसी प्रकार को खर्च तुम्हारे पास नहीं, इसलिए दे दो, बाद में लौटा देंगे। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ चीज बनवा देती थी, कुछ न कुछ चीज बनवाती रहती, यानी साल में कुछ न कुछ करवाली है, तो फलना है, चिलना है, कड़ा है, झुमका, ये सब बनाती थी। अब वो बात तो नहीं रहा, अब तुम्हारी बहू भी तो अलग रह रही है। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लगने लगती है। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। ठीक है मगम्मा, मैं अपना घर वाला से पूछ लेंगे कि पैसा ये रखना चाहती है मगम्मा, क्या रख दीजिएगा, उसके बाद हम तुमसे पैसा ले लेंगे। मैंने उससे इसके बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही देने के बाद आंटी से एक थैला निकाली, यानी एक थैला, आंटी से क्या निकाला, थैला निकाला और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो, देखो कितना कितना पैसा हम लाए हैं। मैं बोली, मैंने अभी उससे पूछा नहीं, हम बोले थे ना पूछ के बताएंगे, अभी रखे रहो, फिर ले जाना, फिर ले आना। इस बात पर मगम्मा क्या बोलने लगती है तो सुनिए। मगम्मा बोलती है, मगम्मा कहने लगती है, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी वो आया था लफंगवा रकम्पा और अमराई कुआं के पास आया था, कहने लगा था, जरा बैठो न मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या बात है, मेरे पास ये पैसे भी थे, इसलिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लगता है पैसा छीन ही लेगा हमसे। अगर मैं नहीं रुकती तो वो जबरन बांह पकड़ कर बिठा लेता, इसलिए डर से हम बैठ गए थे रगप्पा के पास। वो दुनिया जहान की बातें करता, क्या बात है मगम्मा, कितनी अच्छी तुम लग रही हो। बाद में मेरे हाथ पकड़ कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी लगती हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा हाथ इस प्रकार नहीं पकड़ा था। मगम्मा बोल रही थी, जानते हैं माँ जी, जब मैं जवान थी उस समय मेरा घरवाला भी, मेरा पति भी इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था जिस तरह ये रगप्पा मेरा हाथ पकड़ लिया था। बाद में किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इससे आकर पकड़ा, इस प्रकार कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ा था जिस प्रकार की रगप्पा मेरा हाथ पकड़ लिया था। लेकिन मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रगप्पा, बड़ा होशियार बनता है, दो चार झाप देंगे सीधे हो जाएगा तुम, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देख देख तुम मेरे घर वाले हो क्या। कहते हुए उठ कर तेजी से वहां से हम चले आए। माँ जी कल उसने मांगे थे, कल उसने क्या मांगा था, चूना मांगा था,
आज क्या मांगा? पान, जिससे मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके थाम, वो कभी कभी का चला गया है। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया है। कोई और तो यह सोचकर खुश हो जाता कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, कम से कम कोई और तो मिल गया है। लेकिन माँ जी, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरा पति नहीं माना, हमें कोई इतराई नहीं। लेकिन किसी भी कोई भी अगर स्त्री इस तरह होती तो वो इस तरह मानकर वो खुश हो जाती, चलो मेरा पति साथ नहीं दिया तो कोई तो है जो मेरा साथ दिया है। पर मैंने अपना धर्म माँ जी नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी जान हक से पकड़ लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगामा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं जाती। मैंने कहा, नहीं मतलब मिट्टी नहीं होना चाहिए, उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं जाती। मैं तो जाऊंगी माँ जी, वो रहने दे, तब न बेटे से ये सब बात बता दे, जा तुम अपना बेटा को सब बात बता दूंगा, पैसा से करता है। तब माँ बोलती है, हाय रे दाय, हाय रे, ऐसा काहे बोलते हैं माँ जी, हम बोलेंगे पूरा गांव में तो ढेर रात, हाय रे राम हो, हल्ला हो जाएगा, मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर कर देगी। मुझे देर कल उससे पूछ करके रखिएगा, जरूर पूछ के रखिएगा माँ जी, पैसा आपको दे देंगे हम। कहकर अम्मा चली गई। माँ जी चलती हूँ। 1 घंटा के बाद फिर आकर बोलती, माँ जी आज एक बात और हो गई। क्या हुआ? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में लाए थे और मगम्मा ने पहले ही बताया था उसके पोते को उसके पास आने नहीं देती थी, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि कौन सा बच्चा के लिए मगम्मा मिठाई लेकर जा रही थी। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए मिठाई लेकर जा रही है? और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता है माँ जी, वही पोता के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। पोता के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं? तुम तो बोलती है पोता मेरे पास नहीं रहता है, मेरा बेटा भी झगड़ा किया हुआ है, पोता भी झगड़ा किया है, सिर्फ पोता के लिए तो मिठाई लेके से जा रही है। तुम्ही तो कहा था मेरे पास नहीं आने देता है। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा रुक क्या पाता है, आंख बचा कर एकदम छुप छुप के मेरे पास आता है। कभी दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता था। मैंने कहते थे, चुप रहने, तुम्हारी माँ आएगी खूब मार मारेगी, तो बच्चा थोड़ा चुप हो जाता था। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वो सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। सुकापुर मिठाई कहाँ से लाए? सुकापुर से। वहाँ एक आम का पेड़ था और उसी पर कौआ बैठा था। आम के पेड़ पर क्या बैठा था? कौआ। झट से मिठाई की पुड़िया ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई माँ जी, कौआ हमको आज स्पर्श कर दिया। कौआ का स्पर्श करना अशुभ होता है माँ जी, लगता है दुनिया से हम मर जाएंगे। अब एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लेना, यह बात नहीं है माँ जी। कहते हैं कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा है। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा होता है माँ जी, कौवा स्पर्श कर लेता है। यानी ये जो है अंधविश्वास ज़्यादा थी, कहने का मतलब। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में हम पहुँच जाएंगे और जितना भी झगड़ा झंझट है सब खत्म हो जाएगा। आराम से ज़िंदगी, मेरा बेटा पुता हुआ आराम से ज़िंदगी व्यतीत करे। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो। पहले तो कौवा को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे कर लाओ, अगर वो उठा कर ले जाए तो जाना खतरा है। ये कौन सी अकल की बात करती है? जाओ चुपचाप घर जाओ, तुम बड़ा होशियार बन रही हो, मर जाए क्या मर लगा के रखी हो। उसके बाद आज का यह कहना कोई डर नहीं है, डर पर कुछ नहीं होता है, झगड़ा जितना होता है उतना उम्र बढ़ता है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। माँ जी उसको समझा बुझा के घर भेज दी। उसके बाद मगम्मा वहाँ से चली गई। मगम्मा जब चली गई वहाँ से तो वह उसकी मानसिक स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही घर की बड़ी है, वो लालसा टूटी नहीं है। जीवन के प्रति एक विचित्र सी है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा प्रकट करने का मन ही नहीं है। हम सोचते ये गांव के लोग जो होते हैं कुछ जानते नहीं, कोई लुका छुपा नहीं है, तो भी लोगों के मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परते रखे हुए। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया हुआ। मैंने सोचा ये कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार हमको दिया। अब समाचार क्या दिया कि अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गए, यानी अपने माँ बाप को छोड़ दिया और दादी के पास चला आया। यह चाल किसका था? नजम्मा का। नजम्मा ने अपने बेटा को भेज दिया क्योंकि उसे समझौता करना था, कहीं पैसा वो रगप्पा को न दे दे, इसलिए वो बहुत पर खुश था। उसकी साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा माँ को छोड़कर चले आया, क्या मतलब है? लगता है कुछ गड़बड़ है, तभी न वो आया है।
मतलब क्या है वो सोचने लगी। मंगम्मा जो है सोचने लगी। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा दादी, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी अम्मा करता रहता था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, अम्मा कहता था। पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरी टांग को पकड़ लिया और कोई चारा न देकर मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। 10 दिन से अकेले मैं घर में सो रही थी। कितना दिन से? 10 दिन से अकेले घर में सो रही थी मगम्मा। जरा डर भी लगता था, अकेले सो रही थी। जो भी हो, मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटा ने मुंह मोड़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन बीते भर का छोरा पोता मैं तो तू चिंता मत कर दादी कहकर आ ही गया। अब बहू ने तो सारी रात महाभारत रचाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जानबूझकर अपने बेटे को दादी के पास भेजा था समझौता करने के लिए, लेकिन उसको तो दिखाना था ना। लाख जोर कर लगने पर भी वो नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसने माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब वह भीतर चला गया तब वहाँ आई, अब अगर बच्चे को पीटे तो क्या करेगी? अरे माँ जी, क्या इस बात को खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने का मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। जब हम साथ में थे माँ जी तो मेरा बहू कभी भी अच्छा देखने में नहीं लगी थी, वो सुंदर देखने में नहीं लग रही थी। अब वो दूर यानी कहने का मतलब हम लोग से बातचीत नहीं करती है, भुएं चढ़ाकर आती है। देखने में कितनी सुंदर लगती है माँ जी, मत बोलिए। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू हो गया था। वह भी ऐसा ही है। तब यह बात नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है, बेटा को भी नहीं पता चलता है। हम देखते रहते हैं कि कखने घर आता है, कखने खेत पर जाता है, ये भी देख नहीं पाते हैं। अब मैं घर के दरवाजे पे बैठी यह देखती हुई रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी जल्दी क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी ऐसा ही लगता होगा माँ जी। यानी मगम्मा को माँ जी समझाने का प्रयत्न करती है कि तुम जिस प्रकार बेटे के लिए बेचैन हो, ठीक उसी प्रकार बेटा भी तुम्हारे लिए बेचैन होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि वो पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगा तो मेरे साथ ही चला जाएगा। 9 महीने के पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ वो कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहने लगेंगे। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि 2 दिन के बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बंगलोर जाऊंगा, मैं भी बंगलोर जाऊंगा दही माँ दादी के साथ कहकर जिद पकड़ने लगा। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा, गोद में पोता लेकर 3 मील चलना असंभव था। मेरा चैनल का नाम है ज्ञान सागर 40 और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लिख कर ज्ञान 40 GYANSAGAR 40 लिख कर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो। उसके बाद और इस चैनल पर हम आपको बहुत सारे वीडियो जो 10 और 12 के हैं, आपको सभी वीडियो इंग्लिश, हिंदी और आर्ट्स स्ट्रीम का ऑल पेपर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। उसकी समझ में नहीं आया, क्या करें? बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गया। तुम भी गुस्सा करके यूँ रहेगी तो कैसे चलेगा माँ? बेटा आया, पुतहू आया, सब बोलने लगा कि माँ हमसे गलती हो गई, ऐसा काम नहीं करेंगे माँ, चलो उनका साथे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उससे पैसा लेना था। गांव के 4 बूढ़े भी आए, उससे भी समझाया गया। मगम्मा भी तो कहती थी हम साथ ही रहेंगे, हम पाई वो भी चाहती थी, लेकिन अब सब कह रहा है तो वो साथ रहने के लिए तैयारी थी। वो भला क्यों अपना बड़ापन खोती? मगम्मा अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने का जिद पकड़ा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू जब आने पर मगम्मा ने उसे अपने हाथ में रखा। जब कोई बहू बनकर आती है नई नई, घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उसी पर पड़ती है। वास्तव में बात यह है कि दही बेचने का 4 पैसा हाथ में आता था। दही बेचने पर 4 पैसा उसके हाथ में आता था। तो अब क्या हुआ, अब पोते ने सदा दादी के पास ही रहने का हट पकड़ लिया कि हम दादी के पास ही रहेंगे, हम तुम्हारे पास जाएंगे। बहू बोली इतनी धूप में, इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? ये काम करो, एक काम कीजिए। सास को मनाने के लिए क्या बोला कि तुमको धूप में आप जाने की जरूरत नहीं, काम किया आप घरे में रहिए, आराम से खाइए पिए, बच्चा बुजुर्ग देखिए, दही बेचना हम जाएंगे। काहे दहिया बेच पैसा होगा।
भला कितने दिन ये काम कर सकोगी? घर में ही खाना खाकर रहिए, मालकिन की तरह रहिए, दही बेचने का काम मैं कर लूँगी। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा, कभी कभार मैं जाऊँगी, रोज जाने का काम तुम ही करे काम करो, कभी कभार हम भी चल जाएंगे, जब मन नहीं लगेगा तब चले करो। ठीक है, कोई बात नहीं, काली जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा था। यानी सास जो थी उसके गोदी में बच्चा था, और टोकरा जो लेगी, टोकरी में जो दही ली थी वो नजम्मा ली थी। कौन ली थी? नजम्मा। नजम्मा, बहू का नाम नजम्मा। माँ जी, मेरी बहू बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा, तुम बेकार में धूप में मत घूमो। माँ जी, ये देखिए ना, मेरी बहू कही थी धूप में काहे घूमिएगा, और हम ही दहिया बेच लेंगे। तो हम भी मान लिए। माँ जी क्या करते, आगे यही दही बेचने आएगी, और आपको दिखा दिए कि दहिया यही बेच लाएगी, इसलिए माँ जी इसी से दही लीजिएगा, ये मेरी बहू है। यह बात बताकर मगम्मा ने बहू हमें दिखा दी। मैंने सास बहू से बात करके संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल को समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर वहां से विदा कर दिया। आजकल वो बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में तो हमने इतना सुना, अब बहू क्या बोलती है उसके बारे में भी सुन लिया जाए। सास के बारे में सुना, अब बहू क्या चाहती है ये जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तुम तो समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक बात है? वो बूढ़ी हो चुकी है, और धन दौलत तो तुम्हें सब हो जाएगा। सास को निकाल देने में मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? अच्छा आप ही बताइए माँ जी, क्या मैं राक्षसी हूँ? हैं, जो मेरी सास मुझको राक्षसी बोलती है, मैं अपने बेटा को पीटती हूँ या प्यार करती हूँ तो हमको बोलिए राक्षसी राक्षसी बोलती है। माँ जी, सास हो जाने का मतलब बात, ये सब बात उसकी ही रहनी चाहिए, ऐसा क्या बात है? हमने बेटे को मर्द भी ना माने, नामर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे जाऊंगा? यह ठीक है, उसने जन्म दिया है, कोई बात नहीं, पाला पोसा है, चाहे जो भी हो, बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुपचाप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे पर को मार सकती हूँ, प्यार भी कर सकती हूँ, दुलार भी कर सकती हूँ, तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है, यह जताने का पीटने का जरूरी है क्या? बेटा तो तुम्हारे है, तो पीटना कोई जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, जब इसको हम प्यार करते हैं तो उससे भी पूछना चाहिए इतना दुलार क्यों करती हो? अरे थोड़ा बहुत यह बदमाशी किया तो हमने उसको पीटा, इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। कहने का मतलब माँ अपने बेटे पर अधिकार जता सकती है, पत्नी भी अपने पति पर अधिकार जता सकती है, दोनों अपने अपनी जगह सही है। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलना किस काम का है? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई तो लगा उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही, लगा इसकी बात भी सही है। मगम्मा भी अपनी जगह सही है और नजम्मा भी अपनी जगह सही है। अब क्या होगा? मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली है, अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं इसको सारे पैसे दे देंगे। माँ जी कह नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे गांव में रगप्पा नाम पर आदमी है, जब मेरी सास अलग थी उसने मेरी सास से कर्ज मांगा था, वो देने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन यह बात गलत है। मगम्मा किसी भी हालत में रगप्पा को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। यह रगप्पा से ही पता चला, रगप्पा के बोल दिया था हम ले रहे हैं तो मगम्मा से कर्जा। तब मैंने बच्चों को सिखाया, जहाँ दादी के पास चल जा, मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप थोड़ी गया माँ जी, समझ गए? मैंने भेजा था अपना बेटा को, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि माँ जी को भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी। अब दोनों आराम से जीवन व्यतीत करने लगे, खाने पीने करने लगे, ऐश करने लगे। उसमें माँ बेटे और पति और पत्नी है। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का यही किस्सा है, और यह कभी भी समाप्त होने वाला चीज नहीं है। इसकी हार किसकी जीत है कहा नहीं जा सकता है। पानी में खड़े मगरमच्छ, बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ की दशा किसकी हो गई? बहू की हो गई है। ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की हो गई है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही बेचने वाले मगम्मा के घर में भी है। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि गांव में ही घटना घटती है, शहर में भी ऐसी घटना घटती है। यह नाटक चलता रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है।
क्योंकि एक दिन जो बहू आई है वो भी एक दिन सास बनेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा चैनल ज्ञान सागर 40 लिखकर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।